हेलो बच्चों, आज मैं पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में जो है बताऊंगा, जो कि आज जो है जो भी चैप्टर चल रहा है उसका अंतिम खंड होगा। तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या आते हैं? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत स्मारक हैं, भवन हैं और मुद्राएं हैं, कलाकृतियां हैं, अभिलेख हैं। ये सारी चीज़ें जो है आती हैं और ये इतिहास निर्माण में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है और ये विश्वसनीय हैं और प्रामाणिक हैं। तो आज सबसे पहले जो है ये पुरातात्विक स्रोत मैं सबसे पहले स्मारक पर चर्चा करूंगा। स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट्स। स्मारक, इसके अंतर्गत भवन हैं, मूर्तियां हैं और भित्ति चित्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मध्यकाल के इतिहास के संदर्भ में, यानी कि जो कला है, संस्कृति है, इसके विषय में जानकारी के लिए हमें जो है जो मध्यकाल का जो स्थापत्य कला है उस पर जो है ध्यान देना होगा। तो उसमें मैं सबसे पहले जानकारी दूंगा कि एक मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के विषय में मैं बताऊंगा कि इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसका निर्माण दिल्ली में करवाया था। और यह जो है हिंदू और इस्लामी शैली की पहली कृति मानी जाती है। और इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम की विजय और उसकी गौरव गाथा को जो है दिखाने के लिए जो है इसको किया था। दूसरी जो इमारत है कुतुब मीनार। इसका भी निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और ये दिल्ली में महरली गांव में स्थित है। तीसरी इमारत अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? अजमेर में करवाया था। और इसके पहले इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर विग्रह राज बिसल देव का बनवाया हुआ संस्कृत का मंदिर था, यानी एक पाठशाला थी। उसी को तोड़ करके उसी के जो खंडहर हैं उन्हीं के माध्यम से जो है इसका निर्माण करवाया गया था।
चौथी इमारत बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा ये दिल्ली में है और कुतुब मीनार के पीछे, यानी महरौली गांव में कुतुब मीनार के पीछे है। इसका जो निर्माण जो है बलबन ने ही करवाया था और ये पहली इमारत है जो कि जिसमें जो है मेहराब का प्रयोग किया गया है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये मेहराब क्या होते हैं। तो मेहराब के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा इस तरीके से दरवाज़ों को देखा होगा, तो दरवाज़ों में आपने ये रूप देखा होगा ऐसे। तो ये जो है जो रूप है ये मेहराब का है। अब इसमें अलग अलग भी रूप हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा भी रूप हो जाए, तो ये जो रूप है ये मेहराब का रूप होता है। अगली इमारत अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा, इसका जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और ये इमारत ऐसी है जो लाल पत्थर की है और इसमें संगमरमर की पट्टिकाओं का प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ इसमें एक विशेष बात है कि इसमें बारीक जालियों का प्रयोग किया गया है सजावट के लिए, जिससे इसकी कलात्मकता जो है बढ़ जाती है। अगली इमारत है जमाअत खाना मस्जिद। जमाअत खाना मस्जिद। जमाअत खाना मस्जिद ये लाल पत्थर की बनी हुई है और इसमें ये भी जो है अलाउद्दीन खिलजी की बनवाई हुई है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बनवाई हुई है। यह पहली इमारत है भारत में ये जो पूर्ण इस्लामी ढंग से जो है बनाई गई है। और इसमें एक विशेष बात दिखाई देती है कि ये जो है इसमें इस मस्जिद में 3 कमरे हैं और 3 कमरों को मैं इस रूप में बता दूं कि जो बीच का कमरा है वो कैसा है, वर्गाकार है, और जो शेष जो कमरे हैं वो कैसे हैं, आयताकार है। शेष जो 2 कमरे हैं ये जो है आयताकार है। तो अब इसमें ऐसे इनमें जो प्रवेश द्वार हैं ये मान लीजिए कि ये प्रवेश द्वार हैं। अब प्रवेश द्वार में जो है डाटदार मेहराब का प्रयोग किया गया है। ये तीनों कमरों में जो है डाटदार मेहराब का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से डाटदार मेहराब का प्रयोग किया गया है। इसमें एक चीज़ दिखाई देती है कि ये जो डाट के जो कोने हैं यहाँ पर कमल के चित्र बने हुए हैं। किसके? कमल के चित्र बने हुए हैं। और ये जो डाट है, ये जो मेहराबों की जो डाट है, ये मेहराब की जो डाट है, यहाँ पे कुरान की आयतें लिखी गई हैं। कुरान की आयतें जो है लिखी गई हैं, कुरान की आयतें लिखी गई हैं। और यहाँ पे जो है ये कमल के चित्र जो है
बने हुए हैं। और अगली इमारत है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद का जो की स्थापना ये गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक हैं, तो इन्होंने की थी। एक दिल्ली के समीप एक नगर का निर्माण कराया था और एक पास में ही एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये जो दुर्ग है, जो कि अब तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता था। और ये प्रतीत होता है कि मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए जो है इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था। और उस समय इब्न बतूता ने जो देखा, तो इब्न बतूता ने इसके विषय में कहा था कि 56 कोट जो दुर्ग है, दुर्ग के अंदर एक राजमहल था। तो राजमहल के विषय में इनका कहना था, इब्न बतूता का, कि इसकी जो ईंटें थी वो सूर्य के प्रकाश में इतनी तेज चमकती थी कि दर्शक इसे देख नहीं पाते थे। इसके बाद फिरोज तुगलक का मकबरा। फिरोज तुगलक का मकबरा। फिरोज तुगलक का जो मकबरा है, इसका निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। ये संगमरमर का बना है और ये कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। इसका निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। और ये जो है कैसा है? वर्गाकार। इसका जो रूप था ये वर्ग के आकार का था और संगमरमर का ये बना हुआ था। इसके बाद अगली इमारत खान-ए-जहां तेलंगानी का मकबरा। खान-ए-जहां तेलंगानी का मकबरा। अब बात ये आती है कि खान-ए-जहां कौन थे? अब खान-ए-जहां ये फिरोज शाह तुगलक के जो है प्रधानमंत्री थे और ये तेलंग के ब्राह्मण थे। इनके पुत्र का नाम जौना शाह है और जौना शाह ने इसका निर्माण कराया था। किसने? जौना शाह ने। जौना शाह ने इसका निर्माण कराया था। इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है और संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। तो ये जो है इमारत ऐसी इमारत है जो अष्टकोणीय है। भारत में ये पहली इमारत है जो मकबरा है जो अष्टकोणीय है। इसमें 8 भुजाएं हैं। इसके बाद जो है कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा ये आयताकार, ये इमारत जो है आयताकार है, दिल्ली में है और इसे लाल गुम्बद के नाम से भी जानते हैं हम। क्या? लाल गुम्बद के नाम से, लाल गुम्बद के नाम से भी जानते हैं इसे। तो ये तो स्थापत्य कला के संदर्भ में है। तो इससे जो है जो उस काल की जो सांस्कृतिक स्थिति है, कला की स्थिति है, इसकी जो है जानकारी मिलती है। अब मैं आपको मुद्राओं के विषय में बताऊंगा कि जो अगली पुरातात्विक स्रोतों में हैं। तो दूसरे में पहले मैंने स्मारक के विषय में बताया और अब जो है मैं मुद्राओं के विषय में बताऊंगा। मुद्राएं कॉइन्स
मुद्राएं भी जो है इतिहास निर्माण में बहुत ही विश्वसनीय साधन हैं। मुद्राएं, भारत में असंख्य मुद्राएं मिली हैं। मुद्राएं सोना, चांदी, तांबा और मिश्रित धातुओं की बनी होती थी। मुद्राओं के प्राप्ति स्थान से किसी राज्य की सीमा का ज्ञान प्राप्त होता है। मुद्राओं से उस राज्य की धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, कला की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, व्यापार वाणिज्य की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। और एक बात ये है कि मुद्राओं से जो है किसी शासक के तिथि के संबंध में कि किसी शासक का जो है राज्य किस काल में था, इसकी जो है जानकारी मिलती है। मुद्राओं से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अगर कि धातु कैसी है, सोना है, चांदी है, शुद्धता उसमें कितनी है। अगर ये चीज़ें हैं तो इससे उस राज्य की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर धातु जो है वो थोड़ा सा निम्न कोटि की है, जिसकी कीमत कम है या शुद्धता उसमें कम है, तो इससे जो है इस बात की जानकारी मिलती है कि उस राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं है। अब मैं अगली बात आ रहा हूँ अभिलेख के संदर्भ में। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख कहाँ मिलते हैं? अभिलेख शिलाओं में, स्तंभों में, धातु पत्रों में, स्तूपों में, मंदिर की दीवारों में ये प्राप्त होते हैं। और अभिलेखों से किसी राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। यह भी जो है एक प्रमाणिक साधन है, विश्वसनीय साधन है। चौथी बात, मैं कलाकृतियों पे आता हूँ। कलाकृतियाँ अब मान लीजिए कि मिट्टी के बर्तन हैं, मृद भांड हैं या औजार हैं, ये सब कलाकृतियाँ हुई। इनसे किसी राज्य की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, तकनीकी विकास का ज्ञान प्राप्त होता है, कितना जो है तकनीकी के क्षेत्र में जो है वो राज्य जो है आगे बढ़ा हुआ था, इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, इनका जो है सापेक्षिक महत्व है इतिहास निर्माण में। सापेक्षिक महत्व से तात्पर्य ये है कि ये एक दूसरे पर टिके हुए हैं। मान लीजिए कि कोई तथ्य है जिसकी जानकारी मुझे करना है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? अगर उसके विषय में हमें साहित्य से भी जानकारी मिलती है और पुरातात्विक स्रोतों से भी जानकारी मिलती है, तो इसका तात्पर्य है कि वो ऐतिहासिक है। इसका तात्पर्य हुआ कि वो ऐतिहासिक है। तो इस तरीके से इतिहास निर्माण के लिए ज़रूरी है कि जो भी हमें स्रोत मिलते हैं उनका जो है हम सावधानी से अध्ययन करें और इतिहास का निर्माण करें। अब मैं इस चैप्टर के अंत में जो है, चूँकि मैंने ये तीसरा मेरा जो है वीडियो है इस चैप्टर में, और इसमें मैं कुछ प्रश्न आप सभी के सामने जो है रखूँगा और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें, इस आंसर दें, ताकि जो है मुझे जानकारी ये मिले कि आप लोग इन वीडियो को देख रहे हैं और इनसे कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है, मैं चाहता हूँ कि ये जो पेपर है आपका, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पहला पेपर है, इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ इससे आपको पूरे में पूरे नंबर प्राप्त हों। तो आज मैं 9 प्रश्न आपके सम्मुख रखूँगा और मैं चाहूँगा कि आप क्रम से कमेंट कर दें आंसर का,
ताकि मुझे जानकारी मिले कि आप लोग जो है कुछ सीख रहे हैं। तो पहला मैं प्रश्न मौखिक ही रखूँगा और आंसर में लिखता जाऊँगा। पहला प्रश्न ये है कि अलबर्नी ने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? अलबर्नी ने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखा था। तो इस ग्रंथ की जो रचना है वो किस भाषा में की थी? और मैं भाषा आपको विकल्प में दे रहा हूँ। इसमें आपको जो है अपना जो सही विकल्प है उसको कमेंट करके बताना है। वो पहला विकल्प जो है मैंने दे दिया तुर्की, और दूसरा जो विकल्प दे दिया, बी विकल्प दे दिया अरबी, और सी विकल्प दे दिया अंग्रेजी, और डी विकल्प दे दिया हिंदी। तो आपको 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका जो है वो उत्तर जो है आपको कमेंट करना है। दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अरबों द्वारा सिंध की विजय तथा तत्कालीन सिंध के शासकों का वर्णन प्राप्त होता है। यानी एक पुस्तक मैंने आपको जो भी मैंने आपको अध्ययन कराया इन वीडियो में, उसमें मैंने इस विषय में चर्चा की थी कि एक पुस्तक का नाम मैंने लिया था जिसमें जो है सिंध की विजय तथा तत्कालीन सिंध के शासकों का वर्णन प्राप्त होता है। तो मैं वो विकल्प जो है आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इन विकल्पों में से आपको जो है सही विकल्प को जो है कमेंट करना है। पहला है सियासतनामा, और ये जो बी विकल्प है वो है चचनामा, और जो सी विकल्प है वो है तबकाते नासिरी, और जो डी विकल्प है वो है ताजुल माशिर। आपको इसमें जो है दूसरे प्रश्न का भी सही विकल्प देना है। तीसरा प्रश्न मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। पहला विकल्प जियाउद्दीन बर्नी। जो बी विकल्प है वो है शम्स ए सिराज अफीफ, और जो सी विकल्प है वो है फिरोज तुगलक, और जो डी विकल्प है वो है ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है, तैमूर की आत्मकथा है। प्रश्न दे दिया मैंने, प्रश्न भी इसमें लिख दिया मैंने। तैमूर की आत्मकथा है। पहला विकल्प है जफरनामा। जो बी विकल्प है वो है सीरत ए फिरोज शाही, और जो सी विकल्प है वो है मलफूजात ए तैमूरी, और जो डी विकल्प है वो है तारीख ए मुबारक शाही।
तारीख ए मुबारक शाही। अब मैं पांचवा प्रश्न आपके सम्मुख रख रहा हूं। पांचवा प्रश्न है, किस ग्रंथ का लेखक इब्न बतूता था? किस ग्रंथ का लेखक इब्न बतूता था? पहला जो विकल्प है वो है अथानासियस निकितिन। बी विकल्प है किताब उल रहला। किताब उल रहला, इसे रहला भी कहते हैं। तीसरा विकल्प सी विकल्प है अब्दुल रज़्ज़ाक। अब्दुल रज़्ज़ाक। और डी विकल्प है डोमेंगो पेइज। इसमें से आपको बताना है। ये छठवां जो प्रश्न है, छठवां प्रश्न आपके सम्मुख है, आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? मैं यहाँ पहला विकल्प आपको दे रहा हूँ। ए विकल्प तेलुगु। बी विकल्प फारसी भाषा। सी विकल्प संस्कृत। और डी विकल्प हिंदी। सातवां प्रश्न आपके सम्मुख है, कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। पहला विकल्प राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। बी विकल्प जफरनामा। सी विकल्प तारीख फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। और जो डी विकल्प है वो है सियासतनामा। आठवां प्रश्न, है आपके सामने, ताज उल माशिर का लेखक था। किस ग्रंथ का ताज उल माशिर का लेखक था? पहला विकल्प हसन निज़ामी। ताजुल मासिर का लेखक था, पहला विकल्प है हसन निज़ामी। बी विकल्प है अल बरूनी। और सी विकल्प है कल्हण। और डी विकल्प है मिनहाज उस सिराज। और लास्ट जो प्रश्न है वो है आपके सम्मुख, खज़ाइन उल फुतूह का रचयिता था। जो 9वां प्रश्न है, खज़ाइन उल फुतूह। खज़ाइन उल फुतूह का रचयिता मैंने पूछ लिया है, ये प्रश्न मैंने लिख दिया है जल्दी में। रचयिता कौन है
तो ए विकल्प मैं दे रहा हूं आपको अमीर खुसरो, बी विकल्प बर्नी, सी विकल्प अलबरूनी और डी विकल्प है हसन निज़ामी। हसन निज़ामी, हसन निज़ामी। तो ये जो 9 प्रश्न मैंने दिए हैं, इसमें जो है जो भी आंसर हैं इनको आप जो है सही विकल्प चुन करके और कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा। और बस आज ये यहीं से मैं इस वीडियो का जो है अंत करता हूँ।